नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि लघुत्तरीय प्रश्नों का वीडियो लेकर आइए, ताकि आपके जो तीसरा खंड होता है उसमें लघुत्तरीय प्रश्नों का वो भी आप अच्छे से कवर कर सकें। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की तैयारी के क्रम में सामाजिक अध्ययन का ये वीडियो, इससे पहले हम अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी प्रश्नों का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम आपके लिए 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए 30 क्वेश्चन को लेते हैं। परीक्षा में 50 में कम से कम 47 प्लस नंबर आने चाहिए, इसीलिए सारा सामाजिक अध्ययन अच्छे से पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, हुमायूं और शेरशाह के मध्य युद्धों का क्या परिणाम हुआ। तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले ये देख लो, इन दोनों के मध्य 2 युद्धों का वर्णन किया गया है, चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। चौसा का युद्ध की बात करें, हुमायूं शेरशाह के बढ़ते हुए प्रभाव से सशंकित था, अतः उसने शेरशाह को नियंत्रित करने का निश्चय किया। हुमायूं मुंगेर के पास गंगा को पार करके शेरशाह की ओर बढ़ा। 1539 में चौसा नामक स्थान पर दोनों में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई, उसने भागकर किसी प्रकार अपनी जान बचाई। इसमें सबसे पॉइंट ये बड़ा है कि इन दोनों युद्धों में हुमायूं हार गया था। ठीक है, दोनों में हुमायूं हार गया था। कन्नौज का युद्ध अगर आप देखेंगे तो कन्नौज का युद्ध देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, शेरशाह अफगानों की खोई हुई सत्ता को पुनः स्थापित करना चाहता था। 1540 ईस्वी में कन्नौज में हुमायूं और शेरशाह का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं की पराजय हुई। शेरशाह ने आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार कर शेरशाह सूरी के नाम से शासन किया। हुमायूं सिंध के रास्ते होते हुए फारस चला गया। विपदा के दिनों में उसने अमरकोट के राजा वीर साल ने संरक्षण दिया। अमरकोट में ही 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ। जब उसको हरा दिया, फिर हुमायूं दर दर भटकने लगा, जंगलों में भटकने लगा। फिर उसके बाद अमरकोट के राजा ने उसको अपने यहाँ रखा और वहीं पर अकबर का जन्म भी हुआ। यहाँ पर यह भी क्वेश्चन कभी कभी 1 नंबर पूछा जा सकता है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ या कब हुआ। तो 1542 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? अमरकोट के राजा के घर में हुआ। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, केंद्र सूची के 4 प्रमुख विषयों का उल्लेख कीजिए। तो केंद्र सूची कुल मिलाकर 3 सूची होती, राज्य सूची, केंद्र सूची और संघ सूची। तो केंद्र सूची को हम लोग संघ सूची भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर 3 सूची हो गई, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। केंद्र को संघ भी कहते हैं। तो यहाँ पर पहला है रेलवे, जल परिवहन, हवाई जहाज, राष्ट्रीय राजमार्ग, बैंक, विदेशी मामले, स्मारक, रक्षा, दूरसंचार, डाक व तार। तो ये केंद्र सूची के विषय। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के राष्ट्रपति की किन्हीं 2 कार्यपालिका संबंधी अधिकारों को स्पष्ट करो। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी है, अतः इसके कार्यपालिका के संबंधी अधिकार बहुत विस्तृत हैं। वह भारत की जल, थल तथा नभ सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। 1 नंबर में सीधा क्वेश्चन आता है कि तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। इन्हें पद से हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। भारत के उच्चतम न्यायालय एवं राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति और दूसरे देशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। यानी राष्ट्रपति देश में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों पर संक्षेप में प्रकाश डालो। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। संविधान के अनुसार संकट 3 प्रकार के हो सकते हैं: युद्ध, आंतरिक अशांति व विदेशी आक्रमण से उत्पन्न राष्ट्रीय संकट। संवैधानिक संकट अर्थात राज्यों में संविधान के अनुसार शासन विफल हो जाने पर उत्पन्न संकट। वित्तीय संकट एवं आर्थिक संकट, जब देश में पैसे की कमी हो जाए तो वहाँ पर वित्तीय संकट होता है। उपयुक्त तीनों परिस्थितियों में राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकट काल 2 माह तक प्रभावी रह सकता है। इस घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना जरूरी है। युद्ध व आंतरिक अशांति से उत्पन्न संकट की घोषणा होते ही राज्य सरकारों के सभी अधिकार संघ सरकार के हाथ में आ जाते हैं। संघ सरकार राज्य सरकारों का कोई भी आदेश दे सकती है। जब भी घोषणा की जाती है आपातकाल की या संकट काल की, तो जो राज्य में सरकार होती है वो सरकार एक तरीके से सस्पेंड हो जाती है और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश में अभी राष्ट्रपति शासन लग जाए तो यहाँ की जो योगी सरकार है इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। योगी सरकार कोई भी निर्णय अपने आप से नहीं ले सकेगी, सारे निर्णय ऊपर राष्ट्रपति लेगा।
नागरिकों के मूल अधिकार भी निलंबित किए जा सकते हैं। अब तक राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार के संकट की घोषणा कई बार की जा चुकी है। किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने पर उस राज्य की विधानसभा को निलंबित किया जाता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सस्पेंड कर दिया जाता है। उस राज्य का शासन राष्ट्रपति स्वयं अपने हाथ में ले लेता है। ऐसी स्थिति में उस राज्य का राज्यपाल अपने सलाहकारों की समिति से सहमति से राष्ट्रपति की ओर से शासन चलाता है। इस प्रकार के संवैधानिक संकट के कारण अब तक भारत संघ के कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के उत्तरी विशाल मैदान का भौगोलिक वर्णन कीजिए। तो भारत के उत्तरी विशाल मैदान का भौगोलिक वर्णन इस प्रकार है, इस मैदान की रचना उर्वरक जलोढ़ मिट्टी से होती है, अतः यह मैदान विविध प्रकार की फसलों के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ की महत्वपूर्ण फसलें जूट, चावल, गन्ना, गेहूँ, कपास है। यहाँ कृषि पर आधारित उद्योग धंधे भी विकसित। इसी में अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, इस मैदान में प्रवाहित होने वाली नदियों से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के कुछ क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। ढाल कम होने के कारण इस मैदानी भाग की नदियां जल परिवहन के योग्य हैं। इस मैदान के समतल होने के कारण रेल मार्गों का यहाँ पर सघन जाल बिछा है। इस मैदान को सभ्यता की जननी कहा जाता है। नई दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना, वाराणसी, मेरठ, फरीदाबाद आदि महानगर एवं अनेक नगर इस भाग में स्थित है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के क्या तरीके अपनाए। भारत में अधिपत्य स्थापित करने की होड़ में अंग्रेज सफल रहे। उन्होंने 100 वर्ष से भी कम समय में संपूर्ण भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल में अपना आधार सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने अन्य भागों को जीता और 1849 में पंजाब पर अधिकार होने से वे पूरे भारत के स्वामी बन गए। कंपनी शासन के समय संवैधानिक विकास के संदर्भ में कुछ बातें उल्लेखनीय हैं। उस समय इंग्लैंड में उद्योग धंधों के क्षेत्र में पूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। भाप की शक्ति का पता लगाने तथा नए किस्म के करघों के आविष्कार से वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। शिल्पकारों के स्थान पर अब कारखानों ने कम समय में बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन प्रारंभ कर दिया। इंग्लैंड में तथा उससे बाहर व्यापार का विस्तार होने की जरूरत की वस्तुओं की मांग दिनों दिन बढ़ती चली गई। उस मांग की पूर्ति हेतु अधिक संख्या में कारखाने लगाए गए। इस प्रकार हाथ से माल तैयार करने वाले शिल्पकारों का स्थान मशीनों ने ले लिया। कारखानों के स्वामी बड़े उद्योगपति बन गए। उद्योग के क्षेत्र में इस परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति कहा गया। अगला देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की रचना पर प्रकाश डालिए। भारत में संसद का दूसरा सदन राज्यसभा है और उच्च सदन भी राज्यसभा है। इसके सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है। इनमें से 12 सदस्यों के नाम राष्ट्रपति अपनी ओर से नामित करता है। सीधा एक क्वेश्चन 1 नंबर में आता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो 12 सदस्य। ये सदस्य अपने किसी न किसी कार्य के लिए प्रसिद्ध होते हैं। इन सदस्यों को राष्ट्रपति साहित्यकारों, वैज्ञानिक, कलाकार, समाजसेवियों में से चुनकर भेजता है। शेष 238 सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। चूंकि इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं किया जाता, इसलिए इस प्रकार के चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। राज्यसभा का सदस्य वही हो सकता है जिसकी आयु 30 वर्ष या उससे अधिक हो। शेष योग्यताएं वही होती हैं जो लोकसभा के सदस्यों के लिए निश्चित की गई हैं। परंतु कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, क्योंकि उन्हीं में से एक एक नंबर के भी क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला बाबर मध्य एशिया की छोटी सी रियासत फरगना का शासक का पुत्र एवं तैमूर का वंशज था। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात बाबर फरगना का शासक बना। उस समय उसकी उम्र 11 वर्ष के लगभग थी। बाबर महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपने पूर्वज तैमूर के राज्य समरकंद को जीतना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया, वहां से भारत की ओर आकर्षित हुआ। बाबर के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत पतन की ओर था तथा इनमें से कोई राज्य ऐसा नहीं था जो देश की रक्षा के लिए इन सबको एक सूत्र में बांधकर नेतृत्व कर सकता हो। संपूर्ण देश में स्वतंत्र राज्यों का उदय हो गया था, अतः राजनीतिक दशा ठीक नहीं थी और उसने कब्जा कर लिया पूरे देश पर। पानीपत का युद्ध किसके मध्य हुआ, या फिर पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के क्या कारण थे। तो पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। बाबर का 1526 ईस्वी में
दिल्ली के पास पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी से सामना हुआ। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि किसके बीच में हुआ पानीपत का युद्ध? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कब हुआ? 1526। बाबर के पास अच्छी बंदूकें एवं बारूदी तोपें थीं जो भारत के शासकों के पास नहीं थी। भारत के पास प्रशिक्षित सेना और कुशल घुड़सवार थे जिन्हें अनेक युद्धों का अनुभव था। उसने अपनी सेना का कुशलता से संचालन किया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर की विजय हुई। दिल्ली और आगरा तक का सारा प्रदेश उसके अधीन हो गया। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग के सुधारों का वर्णन करो। अपने प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल से द्वैत शासन प्रणाली को खत्म करने की घोषणा की। सरकारी खजाने का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किया गया। हेस्टिंग्स का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने हेतु उसने परीक्षण तथा अशुद्धि के नियम को अपनाया। राजस्व सुधार नीति के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। राजस्व सुधार के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग ने राजस्व की वसूली का अधिकार कंपनी के अधीन कर दिया। राजस्व वसूली में सहायता देने वाले 2 भारतीय उप दीवानों मोहम्मद रजा खां तथा राजा शिताब राय को पदच्युत कर दिया गया। हेस्टिंग ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की। इसमें कंपनी के राजस्व संग्राहक नियुक्त किए गए। भूमि कर सुधार के अंतर्गत 1772 तक संग्रहण के अधिकार ऊंची बोली बोलने वाले जमींदारों को 5 वर्ष हेतु दिए गए। उन्हें भू स्वामित्व से मुक्त कर दिया गया। 1773 ईस्वी में कर व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए भ्रष्ट कलेक्टरों को पदमुक्त कर भारतीय दीवानों की नियुक्ति की गई। इस 5 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था से कृषकों को काफ़ी हानि हुई। वारेन हेस्टिंग की न्याय व्यवस्था देखते हैं। वारेन हेस्टिंग ने अपने कार्यकाल के दौरान न्याय सुधारों के अंतर्गत जमींदारों से न्यायिक अधिकार छीन लिया। इसकी न्याय व्यवस्था मुगल प्रणाली पर आधारित थी। 1772 ईस्वी में उसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी एवं दीवानी अदालतों की स्थापना की। दीवानी न्यायालय कलेक्टर के अधीन थी। हिंदुओं के मामले का निपटारा हिंदू विधि से और मुसलमानों का मुसलमान विधि से किया जाता था। न्यायाधीश को उपहार एवं शुल्क लेने पर मनाही थी। वारेन हेस्टिंग के शैक्षिक सुधारों के बारे में बात करें तो सामाजिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए विकास के लिए एक मदरसा स्थापित किया। गीता के अंग्रेजी अनुवादक चार्ल्स विलिकिंस को हेस्टिंग ने आश्रय प्रदान किया। तो ये वारेन हेस्टिंग के बारे में था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के 4 कार्य लिखिए। कानून बनाना, मंत्रिपरिषद के कामों पर अपना नियंत्रण रखना, कानूनों में संशोधन करना, जनता पर कर लगाने और व्यय करने का निर्णय लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कौन कौन सी योग्यताएं आवश्यक हैं? वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 62 से अधिक ना हो, वह भारत के किसी न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, या भारत के किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक लगातार वकील रह चुका हो, अथवा कानून का महान ज्ञाता हो। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का क्या अर्थ है, उसकी प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं? हरित क्रांति के माध्यम से 1966-67 में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अच्छे बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना है। इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति की मुख्य बातें देखें तो आधुनिक उपज हेतु सुधरे हुए अच्छे बीजों का प्रयोग होने लगा। गेहूं की उन्नत किस्मों जैसे सरबती, सोनारा, कल्याण, सोना, हीरा, धान की किस्मों जैसे IR, ताइचुंग, 65 जया, पद्मा, पंकज, यमुना, साबरमती किस्मों का विकास व उपयोग होने लगा। रासायनिक खादों जैसे सल्फेट, यूरिया, सुपरफॉस्फेट, अमोनियम, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट का विकास और उपयोग किया गया। जैविक खादों का उत्पादन बढ़ाया गया जैसे कंपोस्ट की खाद, हरी खाद, नीम की खली की खाद इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, टुंड्रा प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? टुंड्रा प्रदेश का विषम एवं कठोर पर्यावरण मानव जीवन तथा उसके आर्थिक विकास में बाधक है। इस प्रदेश का अधिकतर भाग अब भी निर्जन है। नदी की घाटियों और तटीय भागों में कुछ जनसंख्या रहती है। उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड एवं अलास्का में एस्किमो, स्कैंडिनेविया में लैप्स, साइबेरिया में याकुत, चुकची एवं सोमोयाड नाम के आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं। अगला यहाँ पर 15वां क्वेश्चन है, लोहा उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखो। लौह अयस्क भारत में विशाल भंडार हैं। इनमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क प्राप्त होता है, जिनमें लोहे का 60 से 70% अंश होता है।
भारत में लौह अयस्क का कुल भंडार 1.757 करोड़ टन है। लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। भारत में लौह अयस्क मुख्यतः उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार तथा कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सम्राट अकबर की राजपूती नीति की समीक्षा कीजिए। सम्राट अकबर एक चतुर सम्राट था। वह जानता था कि हिंदुओं के सहयोग के बिना ना तो साम्राज्य का विस्तार कर सकता है, ना ही साम्राज्य पर अपना अधिकार बनाए रख सकता है। इसके लिए उसने कई हिंदुओं को मनसबदार बनाया। इनमें अधिकांश राजपूत राजा थे, जिनसे अकबर ने वैवाहिक संबंध एवं व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए। राजपूतों के लिए उसने अपनी अलग से नीति निर्धारित की। उसने राजपूत राजाओं से दोस्ती कर श्रेष्ठ तथा स्वामी भक्त राजपूतों को अपनी सेवा में लिया, जिससे मुगल साम्राज्य काफ़ी दिन तक जीवित रहा। अकबर ने भगवान दास, राजा मान सिंह, बीरबल, टोडरमल जैसे राजपूत राजाओं को उच्च मनसब प्रदान किए। अकबर ने आमेर, बीकानेर, जैसलमेर की राजकन्याओं से विवाह भी किए। तो ये अकबर की राजपूत नीति है। अगला, इलाहाबाद की संधि की मुख्य धाराओं को उल्लेख कीजिए। बक्सर के युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थीं। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेजी कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। वे इन प्रांतों से भू राजस्व वसूली के अधिकारी हो गए। मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने देना स्वीकार किया। कंपनी ने कड़ा व इलाहाबाद के जिला अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए। अवध का शेष भाग इलाहाबाद एवं कड़ा को छोड़कर अवध के नवाब शुजाउद्दौला को वापस कर दिया गया। नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में दिए। मराठों के आक्रमण की स्थिति में बंगाल के नवाब व क्लाइव को पारस्परिक सहयोग करना होगा। अगला पॉइंट, इसी प्रकार मीर जाफर पुनः बंगाल के नवाब बन गए। इसके पश्चात उसके पुत्र की भी पेंशन वैध हो गई। वे नाम मात्र के शासक रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का संक्षिप्त वर्णन करो। हड़प नीति को ही हम लोग व्यपगत नीति भी कहते हैं। भारत में कंपनी के शासनकाल की दो नीतियां काफ़ी महत्वपूर्ण रहीं, क्योंकि उनका बड़ा दूरगामी प्रभाव हुआ। उसमें पहली नीति थी सहायक संधि नीति और दूसरी थी राज्य हड़प करने की नीति। इस नीति का पालन लॉर्ड डलहौजी ने किया। वेलेजली की भांति वह भी बड़ा महत्वाकांक्षी था और किसी भी प्रकार भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार का कट्टर समर्थक था। इस नीति के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जिन भारतीय राजाओं ने कंपनी के साथ मित्रता की संधि की थी अथवा जो अंग्रेजी राज्य के अधीन थे, यदि उनके कोई पुत्र ना हो तो बिना अंग्रेजों की अनुमति के वे किसी को गोद नहीं ले सकते थे। जबकि हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक पुत्र रहित व्यक्ति को गोद लेने का अधिकार प्राप्त था। सामान्यतः अपने परिवार अथवा निकट के संबंधी को ही गोद लिया जाता था, जो कि बाद में गोद लेने वाले व्यक्ति का उत्तराधिकारी होता था। सीधा मतलब यही है कि अगर किसी राजा के पुत्र नहीं है तो वो उस राज्य को हड़प कर लेते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, शेरशाह के राजस्व सुधार संबंधी सुधारों का उल्लेख करो। शेरशाह ने राजस्व संबंधी सुधारों के अंतर्गत 3 दरें निश्चित की, जिनमें राज्य की सारी पैदावार का 1/3 राजकोष में लिया जाता था। ये दरें जमीन की उर्वरा शक्ति के अनुसार निश्चित की गई थी। भूमि की भिन्न भिन्न उर्वरता के लिए अच्छी, बुरी और मध्य श्रेणी की उपज को प्रति बीघे जोड़कर उसका 1/3 भाग राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। राजस्व भाग बाजार भाव के अनुसार रकम में वसूल किया जाता था, जिससे राजस्व कर्मचारियों तथा किसानों को बहुत सुविधा हो जाती थी। इस्लाम शाह की मृत्यु तक यह पद्धति निरंतर चलती रही। क्वेश्चन नंबर 20, शाहजहां का काल स्थापत्य निर्माण के रूप में याद किया जाता है, उल्लेख करो। मुगल शासन के में समाज में शांति, समृद्धि एवं सुव्यवस्था थी। फलतः इस काल में विभिन्न कलाएं न केवल विकसित हुई, अपने चरम पर पहुंची। स्थापत्य कला के क्षेत्र में दिल्ली का लाल किला, जहांगीर महल, अकबरी महल, लाहौर का किला, जामा मस्जिद, इलाहाबाद का किला, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती के मकबरा और जोधाबाई का महल आदि प्रमुख इमारतें। शाहजहां के शासनकाल में इस क्षेत्र में अभूतपूर्व एवं आश्चर्यजनक उन्नति हुई। उसके काल में लाल किला, दीवाने खास, दीवाने आम, नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद, अंगूरी बाग, ताजमहल विश्व प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है, बढ़ती हुई जनसंख्या से हम किस प्रकार प्रभावित होते हैं, स्पष्ट कीजिए। जनसंख्या वृद्धि से देश आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने लगता है। प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाती, लोगों के रहन सहन का स्तर गिरने लगता है।
अधिक जनसंख्या के कारण बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण, साधनों का अधिक शोषण, पर्यावरण प्रदूषण जैसी अनेक समस्या पैदा हो जाती हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या से आम आदमी के जीवन की गुणवत्ता का स्तर गिरने लगता है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर कालीन चित्रकला पर प्रकाश डालिए। मुगल काल की स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला की विशेष उन्नति हुई। वह चित्रकला का पारखी था। चित्रकला के चित्रकारों के नाम थे अब्दुल हसन, उत्साद मंसूर, फारूक बेग, विशन दास मनोहर आदि। जहांगीर स्वयं भी चित्रकला में रुचि रखता था। मुगल काल की स्थापत्य कला। बाबर ने इमारतें तो कई बनवाई, परंतु अब उनमें से दो शेष हैं, पानीपत के काबुल बाग की मस्जिद और संभल की जामा मस्जिद। इसके अलावा दिल्ली का आरामबाग, धौलपुर में चौखरी बावली का निर्माण किया। हुमायूं की अगर बात करें तो हुमायूं ने दिल्ली स्थित दीनपा नामक भवन का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। शेर शाह के समय दो इमारत दिल्ली के समीप पुराना किला की मस्जिद 1540-44 तथा सहसराय का मकबरा अपनी सुंदरता और सुडौलपन के कारण प्रसिद्ध है। अकबर की अगर बात करें तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा उसके काल की सबसे पहला भवन था। जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, जहांगीर महल, अकबर का किला इत्यादि। जहांगीर की अगर बात करें तो जहांगीर अकबर का मकबरा 1613 में, शालीमार बाग श्रीनगर में, ये जहांगीर ने बनवाया। शाहजहां की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला में सबसे आगे शाहजहां है। शीश महल, खास महल, दीवाने खास, ताजमहल, लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, जहांगीर का मकबरा, ये सब शाहजहां ने बनवाया। बात करें औरंगजेब की तो दिल्ली की संगमरमर की छोटी सी मस्जिद, काशी में विश्वनाथ मंदिर, बीबी का मकबरा, ये औरंगजेब ने बनवाया। अगला है, शिवाजी का जन्म तथा उनकी मृत्यु कब हुई, उनके माता पिता के नाम बताइए। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शिवाजी के गुरु दादा कोंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह साहबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। मात्र 53 वर्ष की आयु में 14 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अष्टप्रधान के विषय में आप क्या जानते हैं। तो अष्टप्रधान मतलब 8 लोग। तो पेशवा, इसका मुख्य कार्य प्रशासन की देखरेख करना और शांति की स्थापना करना। अष्टप्रधान में दूसरा आता है अमात्य। इसका मुख्य कार्य राज्य के हिसाब किताब की जांच पड़ताल करना तथा राज्य के आय व्यय का लेखा रखना। तीसरा है मंत्री। इसका कार्य राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की कार्यवाहियों का विवरण रखना। चिटनिस, यह राजा के पत्र व्यवहार की देखरेख करता था। सुमंत, यह राजा का विदेश मंत्री होता था। सेनापति, इसका कार्य सैनिकों की नियुक्ति करना तथा सेना को सुगठित तथा अनुशासित रखना। पंडित राव या दानाध्यक्ष। और 8वां था अष्टप्रधान, वो था न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मराठा राज्य की स्थापना में शिवाजी के योगदान का वर्णन करो। तो शिवाजी की सफलताएं तथा विजय तथा उपलब्धियां। जावली विजय। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने मोरे नामक मराठा सरदार जावली का प्रदेश छीन लिया, जो सतारा के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित था। कोंकण विजय। 1657 के अंत में शिवाजी ने कोंकण पर आक्रमण कर कल्याण, भिवंडी, चोल लाले तथा लोहगढ़ आदि पर अधिकार कर लिया। इस विजय के परिणाम स्वरूप शिवाजी पश्चिमी समुद्र तट पर पहुंच गए और यहाँ पर उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना का गठन किया। अगला है पुरंदर की संधि। शिवाजी को दबाने हेतु औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह और दिलेर खां को सेनापति बनाकर दक्षिण की ओर भेजा। संधि शर्तों के अनुसार शिवाजी ने 23 दुर्ग औरंगजेब को दे दिए। जयसिंह ने शिवाजी की ऊंची आशाएं देकर अपने साथ औरंगजेब के दरबार में चलने को राजी कर लिया। 1666 ईस्वी में शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा आए। 1670 में सूरत को दोबारा लूटकर अपनी आर्थिक दशा भी उसने ठीक कर लिया। बीजापुर से संघर्ष, और बीजापुर से संघर्ष में अफजल खां को पराजित किया। मुगलों से भी इनका खूब संघर्ष हुआ। शिवाजी के शासन प्रबंध पर प्रकाश डालिए। शिवाजी का शासन प्रबंध। मजूमदार के अनुसार, इतिहासकार हैं, मजूमदार एक इतिहासकार हैं, इनके अनुसार वह केवल एक निर्भीक सैनिक एवं सफल विजेता ही नहीं था, बल्कि अपनी प्रजा का प्रबुद्ध शासक भी था। केंद्रीय शासन इनका कैसा था, जिसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, चिटनिस, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश होते थे।
शिवाजी का प्रांतीय शासन देखते हैं। स्थानीय शासन, सैनिक व्यवस्था, अश्व सेना का विशेष महत्व, किलों का प्रबंध, सेना में कठोर अनुशासन, शिवाजी के सैनिक सुधार। शिवाजी के आय के साधन क्या थे? भूमिकर व्यवस्था, चौथ और सरदेशमुखी। ये क्वेश्चन 1 नंबर पे सीधा पूछा जाता है। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 करों के नाम बताओ। चौथ और सरदेशमुखी। प्रजा को सुख संपन्नता और न्याय व्यवस्था। भारत में पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ? ये बताइए। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। यूरोप तथा भारत के मध्य स्थल मार्ग नहीं रहा। यूरोपीय देश समुद्र मार्ग की खोज में लग गए। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। उसके भारत में आने के साथ एक नए युग का प्रारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा के व्यय का 60 गुना अधिक लाभ कमाया। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। अल्मीडा के बाद 1509 में अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनकर आया। पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ? भारत में अंग्रेजों का आगमन के समय इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ का शासन कर रही थी। अंग्रेजों ने 31 दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ से भारत में व्यापार करने हेतु आज्ञा पत्र प्राप्त किया। 1608 में कप्तान हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स से आज्ञा पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया। 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी स्थापित हो गई। 1615 में सर टॉमस रो व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार आगरा में आया और 3 वर्ष तक रहा। इस तरह भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, भारत में डचों का आगमन कब हुआ? पुर्तगालियों को मिले व्यापारिक लाभ से प्रोत्साहित होकर हॉलैंड निवासी, जिन्हें डच कहा जाता था, उनका पहला व्यापारिक बेड़ा मलाया द्वीप समूह में आया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है सीधा सीधा कि डच किसे कहा जाता है? हॉलैंड निवासियों को डच कहा जाता है। केप ऑफ गुड होते हुए भारत में 1596 में आने वाला कार्नेलिस डे हस्तामान प्रथम डच नागरिक था। 1602 में भारत में डचों ने मलक्का पर अधिकार कर लिया। डचों ने भारत पर मछलीपट्टनम, कालीकट, सूरत, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, भड़ौच, क्रैम्बे, अहमदाबाद, कोचीन, पटना, बालासोर, भागड़, तमिलनाडु आदि व्यापारिक कैंप स्थापित किए। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 में अंग्रेजों के आगमन से हो गया। अंग्रेजों तथा डचों के मध्य वेदना में युद्ध हुआ, जिसमें डच हार गए और चले गए। लास्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो इलाहाबाद की संधि बक्सर युद्ध के बाद दोनों पक्षों के मध्य 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि की शर्तें क्या हैं? अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों को 50 लाख रुपए देना स्वीकार किया। कड़ा और इलाहाबाद के जिला मुगल बादशाह को दे दिए गए। नवाब ने चुनार अंग्रेजों को दे दिया। तो ये इलाहाबाद की संधि हुई थी और इसकी जो शर्तें हैं वो आपके सामने लिखी। इस तरह हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन से कंप्लीट कराए। इन सारे क्वेश्चन को आप दोबारा तिबारा जरूर देखें ताकि इसका सब एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाए और रट जाए। इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपकी परीक्षा में आता है तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।